हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपको पता ही है कि पेडागोजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीटेट के एग्ज़ाम में। 30 मार्क्स का आता है और 15 मार्क्स सब्जेक्ट के साथ मर्ज होकर आता है। तो यहाँ पर पेडागोजी का सबसे बड़ा रोल है। अगर आप पेडागोजी अच्छे से करना सीख जाते हैं तो आप सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम पेडागोजी क्लास करने वाले हैं। यहाँ पर मैं करवाने वाली हूँ लैंग्वेज के साथ साथ ईवीएस और नॉर्मली जो पेडागोजी आती है वो। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देर न करते हुए चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। बच्चों में सबसे ज़्यादा परिवर्तन किस अवस्था में होता है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था या किशोर अवस्था। तो आप सभी जानते हैं कि स्टेने हॉल ने भी बताया है कि सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन बच्चे के अंदर देखे जाते हैं वो आते हैं किशोर अवस्था में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। परिवर्तन की जो और तूफान वाली अवस्था होती है वो किशोर अवस्था होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 2, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है। स्थूल गामक कौशल किसके अंदर उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन। ब्रश से पेंटिंग करने, पेपर के टुकड़ों को काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। स्थूल का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म गामक छोटा। जिसमें बारीकी से कार्य किए जाते हैं वो सूक्ष्म गामक में आते हैं, और जिसमें बड़े स्तर पर कार्य किए जाते हैं, जिसमें हमारी बड़ी इंद्रियां कार्य करती हैं, बड़ी ग्रंथियां कार्य करती हैं, वह स्थूल गामक होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा कार्य हम क्या करने में यूज़ कर रहे हैं, चलना और दौड़ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे कार्य बारीकी से क्या करने वाले कार्य हैं तो वो सूक्ष्म गामक है। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, समाजीकरण की प्रथम संस्था है। समाजीकरण की प्रथम कौन सी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। परिवार, स्कूल, दोस्त और मीडिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, समाजीकरण की प्रथम संस्था जो होती है वो होती है परिवार। स्कूल, दोस्त और मीडिया जो होते हैं वो द्वितीय संस्था में आते हैं। बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है, समाजीकरण जो सीखता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार, सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है। अगर कोई बच्चा है, आप देखते हैं उसको कि वह ये मानता है कि उसकी गुड़िया जैसा वो खाना खा रहा है वैसे उसकी गुड़िया भी खाना खा रही है, या जैसे उसकी कार वो खाना खाता है वैसे उसकी कार भी खा रही है। तो बच्चे जो होते हैं अपनी चीज़ों को खिलौनों से जोड़ कर देखते हैं, उन्हें सजीव मानने लगते हैं, उन्हें लगता है कि ये इनके अंदर भी जीवन है। तो यह जो कहलाता है गुण क्या कहलाता है, किसके बीच अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जीवा सोच, पदानुक्रमित सोच, केंद्रीकरण या वर्गीकरण। तो यह कहलाती है जीववाद की सोच। आंसर हो जाएगा राइट ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 5। अभिकथन दिया हुआ है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तनों में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। तो क्या होता है, रिया है कार्य कर रही है, एक बर्तन में पानी भर रही है और वो देखती है कि वो चौड़ाई और ऊंचाई का अंदाज़ा नहीं रख पाती है, वो भूल जाती है। तो जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। जो इसका कारण दे रखा है वो आर है, इसी की इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है हमारा ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। यह सब जो होता है बच्चे के साथ संज्ञानात्मक पूर्व संक्रियात्मक चरण में ही होता है। बच्चा जब होता है पहला होता है संवेदीगामक अवस्था, तो उसमें तो बच्चे को इस तरह की नॉलेज होती ही नहीं है, और यह जो होती है अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 6। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पाड़, पुनर्वलन, अनुबंध, संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए, पाड़।
बच्चे को ज़रूरत पड़ने पर अगर आप उसकी क्या कर रहे हैं, संकेतों के द्वारा या अन्य तरीकों के द्वारा मदद कर रहे हैं, आप खुद से हेल्प नहीं कर रहे हैं, बस उसको हिंट दे रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ये सही हो जाएगा, तो वह क्या कहलाता है, पाड़ कहलाता है, ढांचा कहलाता है, या स्कैप फोल्डिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रगतिशील कक्षा, ऑप्शन देखते हैं, परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा डी, जैसा कि क्वेश्चन में ही क्लियर हो रहा है, प्रगतिशील, जिसमें बच्चे एक्टिव होकर कार्य करते हैं। तो वह कौन सी कक्षा होती है, वह कक्षा होती है विद्यार्थी केंद्रित, जिसमें विद्यार्थी जो है सक्रिय होकर कार्य करता है, रुचि के साथ कार्य करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 8। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक, अंतःवैयक्तिक, डी अंतःवैयक्तिक। तो जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो होने वाला है सी, पारस्परिक अंतःवैयक्तिक। रेणु एक परामर्शदाता है तो इसलिए उसके पास जो है किस तरह की बुद्धि होनी चाहिए, पारस्परिक अंतःवैयक्तिक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 9। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर प्राइमरी स्तर पर बच्चों से संप्रेषण किया जा रहा है, संपर्क कर रहे हैं, बच्चों से विचार विमर्श कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, या बच्चों की मातृभाषा का। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके अंतर्गत कहा गया है कि बच्चों से संप्रेषण के लिए, मतलब बच्चों से सबसे जो बातें होती हैं, इंटरप्ट करने वाली बातें होती हैं प्राथमिक स्तर पर, वो होनी चाहिए उनकी मातृभाषा में। उनको शिक्षा भी उन्हीं की मातृभाषा में दी जानी चाहिए। यही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आया है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 10। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल खेलनी है। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल तो केवल लड़के खेलते हैं, तुम्हारे लिए तो बेटा मैं प्यारी सी गुड़िया लेकर आऊँगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है, माँ का जवाब क्या दिखाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, जेंडर भूमिका में लचीलापन, लिंग समता, लिंग रूढ़िवादिता, या लिंग प्रासंगिकता। तो जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है सी, लिंग रूढ़िवादिता। यहाँ पर रूढ़िवादिताएँ चली आ रही हैं, पुरानी परंपराएं, धारणाएं चली आ रही हैं जो बनी हुई हैं कि लड़के नहीं रोते हैं, लड़कियाँ रोती हैं, या लड़के ही कार चलाते हैं, लड़कियाँ नहीं चलाती, लड़के मजबूत होते हैं। तो उसी तरह से माँ का भी कहना क्या है कि लड़के ही फुटबॉल खेलते हैं, लड़कियाँ नहीं खेलती हैं। तो यहाँ पर दिखता है कि लिंग रूढ़िवादिता के बारे में बात हो रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 11। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है, अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा। बी, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। डी, बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो होने वाला है बी। अगर हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, उन्हें बांट रहे हैं, उनका नामीकरण कर रहे हैं, उन्हें वर्गों में रख रहे हैं कि अच्छे घरों से आने वाले बच्चे इधर की बेंच पर बैठेंगे, मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले बच्चे यहाँ पर बैठेंगे, या उनके कास्ट के हिसाब से उनको आप क्लास में स्थान दे रहे हैं या समूह में बांट रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों में क्या आ जाएगी, एक हीन भावना जन्म लेगी। बच्चे जो हैं एक दूसरे से सीख ही नहीं पाएंगे, उनके मन में क्या हो जाएगा, सीखने की लाचारी जन्म ले लेगी, बच्चे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 12। सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है, विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूल गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उन्हें अगली कक्षा में पदोन्नत करने के निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन करना। तो जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, हमारा राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर बी। अगर आप सतत और समग्र मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं तो ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए जिसमें बच्चे का
सभी विकास से जुड़ी सभी गतिविधियां जो वह स्कूल में करता है उनका आकलन हो रहा है और उनके सभी पहलुओं को उसमें शामिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। सतत का मतलब है लगातार और समग्र का मतलब होता है संपूर्ण। लगातार और संपूर्ण मूल्यांकन जो हो रहा है तो वही सतत और समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 13। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार करने में मदद मिलेगी, किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन। योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन या मानकीकृत मूल्यांकन। अगर ऐसा मूल्यांकन हो रहा है जिसमें कुछ प्रश्नों का प्रयोग किया जा रहा है जिनसे जांच हो रही है कि बच्चा किस लेवल पर पहुंचा, जो उन्हें पढ़ाया गया उसी के बारे में उनसे प्रश्न किए गए, तो यहाँ पर कैसा मूल्यांकन होगा, यहाँ पर होगा रचनात्मक मूल्यांकन। यहाँ से बच्चों की सक्रियता का पता लगेगा कि वे कितनी रुचि के साथ क्या सीख रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। समावेशी जिसमें सभी तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो उसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना, खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना और उनको सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग से कुछ सिखाया पढ़ाया जाए। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है ए। समावेशी कक्षा का मतलब ही होता है कि सबको समाहित करना, सबको एक साथ सिखाना, चाहे विशिष्ट बच्चे हों, कुछ शारीरिक अपंगता वाले बच्चे हों या कुछ पिछड़े हुए बच्चे हों, सभी को एक साथ शिक्षा देना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना। ये कार्य होता है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 15। जब पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाह रहे हैं, बच्चों को मज़ेदार तरीके से सिखाने का मौका देना चाह रहे हैं, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, या क्या नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं लास्ट। ऑप्शन डी है बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है सी को टिक कर लेते हैं। अगर हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत बच्चे को क्या कर रहे हैं, चिड़ियाघर में लेकर जा रहे हैं, तो हम उसको वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ रहे हैं। हमने जो उसको कक्षा में ज्ञान दिया है और जो वास्तविक जीवन में ज्ञान है वह उसको आपस में संबंध स्थापित करा रहे हैं। मतलब हमने कक्षा में पढ़ाया बच्चे को कि हाथी के 2 कान होते हैं, बड़ी सूंड होती है, तो बच्चे को कैसे पता होगा जब तक कि हम उसको वास्तविक जीवन में ये चीज़ें दिखाएंगे नहीं ले जाकर। बच्चा देखेगा तो सीखेगा कि जो मैंने कक्षा में पढ़ा था हाथी वाकई बिल्कुल वैसा ही होता है। तो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों कक्षा विद्यार्जन के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत चिड़ियाघर में लेकर जाने वाला उद्देश्य है उसकी पूर्ति होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों में किस कौशल के विकास के नहीं हैं। उसमें कौन सा कौशल का विकास नहीं हो रहा, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। इस नेगेटिव वर्ड को आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे यहाँ पर गलतियाँ कर बैठते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल या श्रवण कौशल। अगर बच्चा खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, खोजपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी चाहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा जो है सक्रिय अनुकरण कर रहा है। तो बच्चा यहाँ पर सक्रिय होकर सीख रहा है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं प्रदर्शन। तो प्रदर्शन एक ऐसा मेथड होता है, डेमो विधि, जिसमें बच्चे का सक्रिय रूप से सीखा नहीं जाता है। उसमें कोई खोजपूर्ण बात नहीं होती है। खोजपूर्ण जो प्रश्न होते हैं, खोजपूर्ण बच्चा सीखता है खोजपूर्ण विधि से, उसमें आता है अवलोकन, रचनात्मक और श्रवण। प्रदर्शन कौशल इसमें नहीं आता, यह आता है प्रदर्शन विधि में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 17। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। सृजन, चयन, भाषण। ऑप्शन डी है लेखन।
यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। ए में दिया हुआ है ए और बी दोनों होंगे, सी और डी होंगे, ए और डी होंगे, बी और सी होंगे। तो जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर होने वाला है ए और बी। पर्यावरण अध्ययन में जो होती है समस्या समाधान विधि के अंतर्गत क्या आता है, सृजन और चयन दोनों आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 18। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा उपयुक्त होने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। अगर ईवीएस कक्षा में आप कोई भाषा का यूज़ कर रहे हैं तो वह कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन। औपचारिक व परिभाषाओं पर बल देने वाली, जैसी फॉर्मल भाषा होती है वो, और मतलब परिभाषाएं ही बच्चों को सिखाई जा रही हैं। बच्चे के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ नहीं पाएँ। टीचर अपने शब्दों में ना बोले या बच्चे की क्षेत्रीय लैंग्वेज में ना बोले, ऐसे बोले कि बच्चे उसको समझ ना पाएँ। बच्चे की दैनिक रोजमर्रा भाषा से संबंधित होनी चाहिए, प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। तो जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कैसा, कौन सा, यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है सी। बच्चे की दैनिक और रोज़मर्रा भाषा से संबंधित होनी चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आपको क्वेश्चन किताबी लैंग्वेज में बोलूँ, उसे अपने शब्दों में थोड़ा आसान ना करूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। यही चाहिए हमें ईवीएस की कक्षा या सभी क्लास में, जो भी कोई सी आप कक्षा पढ़ रहे हैं, जो भी क्लास आपकी हो रही है, तो उसमें ऐसी आपको शिक्षा मिलनी चाहिए कि उसमें बच्चे की रोज़मर्रा वाली जो भाषा होती है उससे संबंधित करके पढ़ाया जाए। जैसे कि अब 2020 की जो शिक्षा नीति आई है उसमें इसी चीज़ पर मेन बल दिया गया है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चे जल्दी से और आसानी से सीख जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक, क्योंकि वे क्यों सहायक है, और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। बाकी सब कार्य तो करते ही हैं, पर जो यहाँ पर राइट आंसर सबसे सटीक आंसर हो जाने वाला है वो हो जाता है सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। अगर आप शिक्षण में कोई आकर्षक और रोचक सामग्री का यूज़ कर रहे हैं, जिसे बच्चे देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनमें रुचि आ रही है उसको करने में, देखने में, सीखने में, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चे की सभी ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय हो जाती हैं और बच्चे सक्रिय रूप से होकर उसको सीखते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। इसमें सबसे जो कम जरूरी चीज़ है वो इसमें आपको क्या लगने वाली है, कौन सा कार्य ऐसा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों में परिचर्चा होनी चाहिए, कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना चाहिए, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए, विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना चाहिए। तो जो यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन है वो एकदम सही है। जो सबसे कम सटीक बैठता है वो हो जाता है अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, क्योंकि नए कानून में भी यह बताया गया है कि बच्चों को सजा आप नहीं दे सकते हैं। दंड देना किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, बच्चे को समझाया जा सकता है अच्छे से, प्यार से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 21। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। अगर पर्यावरण अध्ययन में आप पहेलियों वाली पुस्तक को सम्मिलित कर रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना है, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है वो दिया हुआ है विद्यार्थियों को खेल खिलाना। तो जो यहाँ पर राइट आंसर, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी रह गया, विद्यार्थियों के तर्क क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी ही होने वाला है। अगर हम अपनी कक्षा में, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पहेलियों की पुस्तक को सम्मिलित करते हैं तो उसमें बच्चों की जो तर्क क्षमता होती है वो विकसित होती है। बच्चे तर्क कर उसको सोच कर विचार करके आंसर करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 22। संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, या आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। तो जो संप्रेषण की कक्षा होती है जिसमें बच्चे भाषा सीखते हैं, तो वहाँ पर सबसे कम जो टीचर यूज़ करता है या इस्तेमाल करता है वो क्या होता है, अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, क्योंकि उसमें भाषा सिखाने का कार्य होता है तो उसमें बच्चे का अधिक रोल होता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 23।
भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है? तो भाषा शिक्षण में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद विधि, श्रव्य भाषिक और विधि और संरचनात्मक उपागम से यहाँ पर ऑप्शन डी है श्रव्य भाषिक विधि और संप्रेषणात्मक उपागम। तो जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है हमारा ए, श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। भाषा शिक्षण में इन दो घटकों का मुख्य रोल होता है। श्रव्य भाषिक मतलब भाषा को सुनते हैं और भाषा का दृश्यात्मक मतलब अपने मन में उस चीज़ को चित्रित करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, इसको टिक करते हैं, ए इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 24। लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को संवाद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है? मतलब क्या हो रहा है, दो बच्चों के बीच में संवाद हो रहा है, बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं। तो यहाँ कौन से कौशल को विकसित किया जा रहा है? तो राइट आंसर और पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है केवल श्रवण कौशल हो रहा है, श्रवण एवं वाचन हो रहा है, श्रवण और पठन हो रहा है, केवल वाचन हो रहा है। तो आप समझ ही गए हो, अगर संवाद होता है तो बच्चे एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और बोलते हैं, तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, श्रवण और वाचन। यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 25। नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कठिनाई स्तर का हिसाब लगा रही है। देख रही कि प्रश्न पत्र जो उसने बनाया है वो किस लेवल का है। एक प्रश्न का कठिनाई स्तर का मूल्य क्या है? 30 रुपये है, मूल्य 30 पर आ रहा है। तो नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए? तो आते हैं ऑप्शन पर, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इस प्रश्न को परीक्षा पत्र में रखना चाहिए, इस प्रश्न को परीक्षा पत्र से हटा देना चाहिए, यह परीक्षा प्रश्न पत्र के माध्यम के रूप में कठिन होगा, यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए अच्छा प्रश्न है। तो जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है बी। अगर एक क्वेश्चन 30% ही कठिनाई स्तर का हो गया है पूरे पेपर के हिसाब से, अगर आप देखते हैं पूरे पेपर का 30% एक क्वेश्चन ही ले गया है कि वो बहुत कठिन है, तो आप यहाँ पर जाएंगे राइट आंसर बी के साथ। इस प्रश्न पत्र को आप परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देंगे या उसको हटा देना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं क्या है। मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं? अगर बच्चे मौन पठन कर रहे हैं, शांत रहकर पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। भाषा के साथ कार्य करते हैं, भाषा नहीं सीखते हैं, चेहरे के भाव भंगिकाएँ सीखते हैं, भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते हैं। तो जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए। अगर आप किसी बच्चे को क्या करते हैं, कुछ पढ़ने के लिए देते हैं, उसकी पुस्तक में कोई पाठ पढ़ने के लिए देते हैं, कविता पढ़ने के लिए देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको भाषा के रूप में ही कार्य करेंगे। मतलब जैसा पुस्तक में भाषा लिखी हुई है, बच्चे उसी भाषा में उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो मौन अवधि में भाषा के साथ कार्य करते हैं। राइट आंसर हो गया ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। ELL विद्यार्थी वे विद्यार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। दृश्यात्मक, श्रव्यात्मक, गत्यात्मक या स्थानिक। तो जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर दृश्यात्मक। जो बच्चे देखकर चीज़ों का लाभ उठा पाते हैं, उन्हें जल्दी सूचनाओं को सीख पाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए, दृश्यात्मक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 28। व्याकरण में अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। आगमनात्मक रूप से, निगमनात्मक रूप से, बिना किसी व्याख्या के, बनावटी रूप से। तो व्याकरण अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो वहाँ पर कैसे पढ़ाते हैं? सबसे पहले बच्चे को नियम बताते हैं और उसके बाद उसका उदाहरण और उसका प्रयोग बताते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है बी। अगर आप सबसे पहले नाउन पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको नाउन की ही परिभाषा बताएंगे, उसका नियम बताएंगे मतलब, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल देंगे, फिर उसका प्रयोग करना बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? निगमनात्मक रूप होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, निगमनात्मक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29। हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हैं। वह एक वाक्य बोलता है और उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थी को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना होता है। हरेंद्र किस कौशल का आकलन कर रहा है? वह बच्चों को कौन सा मूल्यांकन या कौन सा आकलन वहाँ पर कर रहा है? ऑप्शन दिए हैं। पठन,
बी दिया हुआ श्रवण, वाचन, दृश्य, रूपकता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी। बच्चे सुनकर अपना राइट आंसर दे रहे हैं, समझकर राइट आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे सुनकर दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर श्रवण कौशल का ये आकलन वह हरेंद्र जो है करना चाह रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 30। नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित किया गया है। बहुविकल्पीय स्तर उत्तर वाले प्रश्न के आधार पर वह कहती है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। वह भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, श्रवण, पठन, शब्द भंडार या व्याकरण। तो वह अपने बच्चों से क्या कह रही है कि आपको मैं एक ऑप्शन देती हूँ, कोई बताती हूँ कोई चीज़ और उसका विलोम पूछती हूँ। तो यहाँ पर वह कर रही है बच्चों के शब्द भंडार की परीक्षा ले रही है। उनका कौशल देख रही है कि बच्चे को जो मैंने शब्द बोला है उसके बारे में या उसके और अधिक कितने शब्दों को बच्चे जानते हैं। तो यहाँ पर शब्द भंडारण का उपयोग किया जा रहा है। आते हैं अब सॉरी ये तो नेक्स्ट क्लास कंप्लीट हो गई है। आज बस क्वेश्चन यहीं तक थे। पेडागोजी क्लास कैसी लगी आपको? चलिए आप मेरे साथ और इस प्रैक्टिस के लिए बने रहिएगा। ऐसे प्रैक्टिस सेट मैं और भी लेकर आने वाली हूँ सभी लैंग्वेज के। तो कैसा लगा आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ? चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए और वीडियो के लिए मेरे साथ।